सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी, दैट इज फ्रॉम 2 टू 8 ठीक है। तो पहली न्यूज़ की बात करते हैं, दैट इज 95,000 करोड़ रुपीज फॉर VBG रामजी बिल एंड मनरेगा गेट्स 30,000 करोड़। नाउ व्हाट डज दैट मीन? आप सबको पता होगा, अगर आप न्यूज़ थोड़े टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मुझे भी फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने बताया था अबाउट द VBG रामजी बिल। बिल आया था, ठीक है, जिसको अप्रूवल मिल गया एंड देन इट बिकम्स एन एक्ट। मनरेगा को रिप्लेस करके ये एक्ट आया था, ठीक है। नाउ व्हाट इज VBG रामजी? ठीक है, सो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्राम, ठीक है। नाउ अब उनको बजट अलोकेट हुआ है, क्योंकि मनरेगा स्कीम तब तक चलेगी जब तक उसका जो भी फंक्शनैलिटी थी, जो भी काम थे, वो पेंडिंग है। तो ऑब्वियसली उसको रोल आउट तो नहीं कर सकते, उसको एकदम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो जब तक उसके पेंडिंग वर्क कंप्लीट नहीं होते, तब तक मनरेगा स्कीम जो है वो कंटिन्यू करेगी। उसके लिए उसको 30,000 करोड़ दिए गए हैं, जबकि जो नई स्कीम है उसके लिए 95,000 करोड़ अलॉकेट किए गए हैं। नाउ अगेन क्वेश्चन इज कि मैम ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है न्यूज़ फॉर आर एग्जाम्स, राइट? तो ये अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कीम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो मैं इसके बारे में पहले बता चुकी हूँ, बट ब्रीफ में एक बार बता देती हूँ, ठीक है। प्लीज इसको ठीक कर लेना। दिस इज आजीविका मिशन, राइट? ओके। तो सबसे पहले हमारे पास थी नरेगा स्कीम इन 2005, जिसको रिप्लेस करके MG महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2009 आया। देन उसको अब रिप्लेस करके हमारे पास आया VBG रामजी बिल आया था, जो कि पास हो गया है एंड नाउ इट हैज बिकम एन एक्ट। Now it fulfills the SDG 1, that is Sustainable Development Goal 1, no hunger and a decent work। ये मिलना चाहिए, इन दोनों SDGs को फुलफिल किया जा रहा है थ्रू दिस एक्ट। नाउ न्यू कंडीशंस क्या है? पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब नाउ इट हैज इंक्रीज टू 125। गारंटी पीरियड होगा कि गारंटेड रोजगार आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जब पीक सीजन होता है, दैट डेज विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, ठीक है। तो उस टाइम पर कोई भी काम जो है वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर सीजन होता है, तो सब हर इंसान को अपने खेत में काम करना होता है, तो अवेलेबिलिटी हो लेबर की, फार्मर्स की, तो इसलिए उस टाइम पे कोई भी काम नहीं होगा। अदरवाइज जो है साल में 125 डेज आपको काम मिलेगा, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, राइट? स्पॉन्सर्ड है मतलब कुछ सेंटर का पैसा, कुछ स्टेट का। तो अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बिल, जो बिल आया था उसमें सेक्शन 22 है, उसने कहा है कि शेयरिंग किस हिसाब से होगी, 60-40 फॉर सेंटर एंड स्टेट फॉर नॉर्मल जो भी है। फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इट्स 90-10 एंड प्लस हिली एरियाज भी आते हैं, एंड 100% सेंट्रल फंडिंग फॉर यूटी, यानी उसके लिए सब कुछ कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, राइट? नाउ टोटल फंड जो है इतना अलॉकेटेड है, नॉट इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अंडर सेक्शन 15(3) ये सारे पूछे जाते हैं सेक्शन, इसीलिए लिखे हैं वीकली बेसिस पर आपको पेमेंट होगी, ठीक है। अगर नहीं तो कंपल्सरी आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपके काम कंप्लीट होने के आपको जो है आपकी सैलरी, नॉट सैलरी, वेजेस जो है आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। सो अगर डिले होता है तो जो है आपको पे भी करना पड़ेगा, उसको कॉम्पनसेट भी करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने काम कर लिया, 15 दिन हो गया, आपको आपके काम का कुछ भी नहीं मिला है, सो यू हैव टू और यू गेट दैट डिले कंपनसेशन, राइट? नाउ व्हाट आर द एरियाज जिसमें आपको काम मिलेगा? 4 प्रायोरिटी एरियाज है। वाटर सिक्योरिटी, ठीक है, देन कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी चीज़ें जो कंस्ट्रक्ट करनी है उससे रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से रिलेटेड, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड कुछ बनाना है, स्टोरेज यूनिट्स क्रिएट करनी है, एक्सट्रीम वेदर और डिजास्टर रिलेटेड वर्ड डिजास्टर शेल्टर्स बनाने हैं, तो ये सब चीज़ों में आपको काम मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में ये न्यूज़ आपके काम आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, अ फुल डिटेल्ड वीडियो, ठीक है, अबाउट द 16th फाइनेंस कमीशन। तो रिसेंटली बोला गया है कि 16th फाइनेंस कमीशन ने जो फिस्कल डेवल्यूशन होता है, यानी जो पैसों का बंटवारा है, उसको फिक्स करा है एट 41%, जो देगी सेंटर स्टेट्स को, ठीक है, उसको फिक्स किया 41% पर। द 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसने भी 41% ही रखा था, जबकि 14th फाइनेंस कमीशन ने 42% किया था। 42 से रिड्यूस करके 15 में 41 कर दिया गया था, राइट? सो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ द सेम टैक्सेशन फॉर्मूला शुड बी यूज फॉर 16th फाइनेंस कमीशन। बजट है 1.4 लाख का दिया जाएगा एज फिस्कल कमीशन ग्रांट्स, ठीक है।
नाउ दिस फाइनेंस कमीशन इज लेड बाय अरविंद पंगड़िया, दैट वी टॉक इन द स्टैटिक फैक्ट्स, ठीक है. आफ्टर दैट in the article 281 it is mentioned to report your फाइनल वट एवर यू हैव मेड, उसको सबमिट करना जो है वो किसके अंदर मेंशन है, आर्टिकल 281, ठीक है. देन मैक्सिमम जो शेयर है वो किसको गया है, कर्नाटका को, केरला को, गुजरात को सबसे ज़्यादा शेयर मिला है. जबकि नेगेटिव में हम देखें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी एंड एमपी. नाउ क्राइटेरिया की बात करें, ये दिस इज द पेज दैट वाज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि 15th फाइनेंस कमीशन है, 16th फाइनेंस कमीशन है. 15th फाइनेंस कमीशन में वी हैव इनकम डिस्टेंस एज 45%, पॉपुलेशन 15%, एरिया 15%, फॉरेस्ट कवर 10%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5 एंड टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स 2.5%, ठीक है. तो आप इस सब का टोटल करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 100%. लेकिन जो 16th फाइनेंस कमीशन है इसमें वेट्स का डिवीजन सबसे ज़्यादा इनकम डिस्टेंस को, देन पॉपुलेशन, आफ्टर दैट वी हैव एरिया, फॉरेस्ट कवर, डेमोग्राफिक, ठीक है. सबको तीनों को मिल गया 10%. कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी को 10%. नाउ दिस इज अ न्यू कंपोनेंट, तो आपसे पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो अभी एडेड हुआ है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी. या फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है, दैट इज अरेंज देम एज पर कि उनको कितना वेटेज मिला है, ठीक है. तो इनकम, पॉपुलेशन, देन एरिया, फॉरेस्ट, डेमोग्राफिक एंड जीडीपी. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द 16th फाइनेंस कमीशन, उसके स्टेट फैक्ट्स क्या हैं. इट वाज हेड बाय डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, उसके साथ उनके कुछ मेंबर्स थे, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम. ही इज फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस यानी कि आर्टिकल 280 के अंदर लिखा है कि हर 5 साल बाद एक फाइनेंस कमीशन बनेगी, ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है. 5 ईयर का पीरियड होता है. इस 16th फाइनेंस कमीशन का 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक का है. रिपोर्ट सबमिट की गई थी इस फाइनेंस कमीशन की टू द प्रेसिडेंट ऑन नवंबर 17, 2025. 17 नवंबर को रिपोर्ट दे दी गई थी, ठीक है. अब हमारे पास इसके सामने क्राइटेरियाज आए हैं. जैसे कि मैंने बताया, वर्टिकल डेवल्यूशन यानी कि सेंटर जो स्टेट को देगी दैट इज 41%. देन ग्रांट एंड एड्स जो है, टोटल रिकमेंडेड ग्रांट्स जो है वो है 9.47 लाख करोड़ फॉर 5 years. फिस्कल रोड मैप्स दैट इज टू कैप द फिस्कल डेफिसिट 3% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेंट्रल, यानी कि सिंपल बोले तो सेंटर का जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करना है, उसको कैपिंग है उसकी 3.5 की, जबकि जो स्टेट का होगा वो होगा 3%. सिंपल, सेंट्रल लेवल पे 3.5 फिस्कल डेफिसिट, स्टेट लेवल पे 3% होना चाहिए. नाउ की चेंजेस, डिसकंटिन्यूड द 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस लाइक रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स एंड स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स, और फोकस किया है परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए डिजास्टर पे फाइनेंसिंग में, बाकी सब चीजें नॉट सो इम्पॉर्टेंट. दिस वन इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस वन इज इम्पॉर्टेंट. नाउ अरब लीग सेकेंड एडिशन co-hosted by UAE and headquartered at Cairo. Not so important, you can skip this. Now this is important, जैसे कि आपको पता है दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर सब्जेक्टिव एग्जाम्स. मैं ये भी बता देती हूँ आपको कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव और कौन सा सब्जेक्टिव के हिसाब से काम आएगा. सब्जेक्टिव एग्जाम्स आंसर राइटिंग. तो इंडिया यूएस इंडिया की ट्रेड डील हुई है. आप सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया था इंडिया के ऊपर, देन 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था क्योंकि हम रशिया से क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट कर रहे थे, राइट. अब they have said that US and India signed a trade deal of $500 billion, stating that USA ने कहा है कि हमने जो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया हुआ था वो प्लस जो 25% हमने एडिशनल टैरिफ आपके ऊपर लगाया हुआ था ड्यू टू इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, उसको हम घटाकर कर रहे हैं 18%. यानी कि ये जो एडिशनल टैरिफ था ड्यू टू इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल ये तो हम बिल्कुल ही हटा रहे हैं. इस 25% को जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, यानी कि आपका कुछ सामान, इंडिया का कुछ सामान यूएसए में आता है, यूएसए का कुछ सामान इंडिया में आता है, ठीक है. अब यूएसए को कोई चीज़ इंडिया में आएगी तो हम भी उसके ऊपर क्या लगाते हैं, टैरिफ लगाते हैं, राइट. टैरिफ इज बेसिकली द टैक्सेस जो कि हम इंपोर्टेड आइटम्स पे लगा रहे हैं, ठीक है. तो उसके बदले में रेसिप्रोकल मतलब आप जैसा करेंगे उसके बदले में हम भी क्या करेंगे, आपके सामान पे टैक्स लगाएंगे, ठीक है. तो उस टैक्स की जो रेट है उसको घटाकर कितना कर दिया है, 18% कर दिया है. नाउ अदर देन इंडिया, ब्राज़ील और रशिया के ऊपर भी उन्होंने 50% का टैरिफ लगाया था. पाकिस्तान को वो 19% टैरिफ पर अब जो है दे रहे हैं, ठीक है. 19% टैरिफ पर उनको सामान मिलेगा, ठीक है. अब उन्होंने कहा कि अगर इंडिया क्रूड ऑयल लेना ही चाहता है तो वो वेनेजुएला से ले सकते हैं. अगर आप न्यूज़ फॉलो करें तो आपको पता होगा कि वेनेजुएला के जो लीडर थे उनको डोनाल्ड ट्रंप ने उठा लिया था अलॉन्ग विद उनकी जो वाइफ थी, ठीक है. तो विच इज़ नॉट करेक्ट, बट ठीक है,
हमें नहीं जाना है उन चीज़ों में, तो हमें न्यूज़ पे फोकस रहना है कि अब हमारा टोटल टैरिफ जो यूएस के प्रोडक्ट्स पे लगेगा वो कितना है, 18% ओनली, ठीक है। फ्रॉम 50 इट हैज़ रिड्यूस टू 80। कैसे बाइफिकेशन है वो भी मैंने आपको बता दिया, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द ऑरेंज इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बजट में भी डिस्कस हुआ है ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में। तो ऑरेंज इकोनॉमी बेसिकली एन इकोनॉमी जो कि डराइव हुई है बाय क्रिएटिविटी, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक यूट्यूबर है या कोई इंस्टाग्रामर है, वो क्या कर रहा है, वो वो अपनी स्किल्स से वो अपनी स्किल्स से कह सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी से वो एक वीडियो बना रहा है और उसको वो क्या कर रहा है, काइंड ऑफ वो सेल कर रहा है या लोगों तक पहुंचा रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई म्यूजिक बनाया है, आप उसको सेल करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर ऑरेंज इकॉनमी। तो यानी ऑरेंज इकॉनमी ऐसी इकॉनमीज हैं जहां पर आप अपनी यूट्यूब वीडियोज जो है, जैसे मान लीजिए ये मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, तो आई कम अंडर विच कैटेगरी, ऑरेंज इकॉनमी। यानी जहां पर हम गुड्स एंड सर्विसेज को ना बेचकर, डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज को ना बेचकर, हम ऐसी चीज़ें जो कि हम जिसमें हमारा दिमाग लगा है, हमारी क्रिएटिविटी लगी है, उन चीज़ों को अगर हम बेचते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑरेंज इकॉनमी। जैसे कि आप सुनते होंगे एनिमेशंस, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग्स एंड कॉमिक्स, पॉडकास्ट हो गए, वीडियो गेम्स हो गए, आर्ट एंड डिज़ाइन आप कर रहे हैं, आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, आपने कोई म्यूजिक बनाया है, मूवी बनाया है, टीवी शो बनाया है, दिस ऑल कम्स अंडर ऑरेंज इकॉनमी, ठीक है। ऑरेंज क्यों बोला है इसको, क्योंकि ऑरेंज शोज द क्रिएटिविटी एंड द इमेजिनेशन, ठीक है, दैट्स वाइट कम्स अंडर ऑरेंज इकॉनमी। फर्स्ट टाइम ये टर्म किसने कॉइन की थी, इंपॉर्टेंट, 2013 में कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट थे इवान ड्यूक, उन्होंने इसको टर्म को कॉइन किया था। देन अब ये फेमस हुआ है इंडिया में ड्यूरिंग दिस बजट में, पिछले बजट में भी और इस बजट में भी इसके ऊपर काफ़ी बात की गई है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दिस न्यू टर्म। नेक्स्ट इज डिफेंस मिनिस्ट्री ग्रांट्स मिनी रतन कैटेगरी 1 स्टेटस टू यांत्रा इंडिया लिमिटेड। बेसिकली क्या कह रहा है कि एक हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उसको क्या मिला है, मिनी रतन स्टेटस मिला है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने तरह के स्टेटस होते हैं। फर्स्ट इज मिनी रतन, इसमें 1 and 2 कैटेगरी होती है। देन उसके ऊपर होता है नवरत्न, फिर जो नवरत्न बन जाता है उसको ऊपर फिर आगे कैटेगरी मिलती है महारत्न की, ठीक है। इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि मान लीजिए मिनी रत्न है, मिनी रत्न का अगर हम फर्स्ट की बात करें कैटेगरी 1 के लिए, कि आपकी कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही हो लास्ट 3 ईयर से, 30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है वो इन 3 सालों में, ठीक है, पॉजिटिव आपका नेटवर्थ रहा हो। ऐसी कैटेगरी 2 है कि आप लास्ट 3 ईयर से प्रॉफिट कमा रहे हो, आपका नेटवर्थ पॉजिटिव हो, ठीक है, और आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो बेटर हो दैन द कैटेगरी 1, तो आपको किस में डालेंगे, कैटेगरी 2 में डालेंगे, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द क्राइटेरिया। सिमिलरली नवरत्न का है कि अगर आप मिनी रत्न हो, सबसे पहला तो यही क्राइटेरिया चाहिए कि मिनी रत्न होने चाहिए, ठीक है। फिर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका स्कोर 60 में से 100 में 60 होना चाहिए फाइनेंशियल पैरामीटर्स में, ठीक है। देन महारत्न है, इसमें बोल रहा है कि जैसे नेट प्रॉफिट है वो 2500 करोड़ या इससे ज़्यादा होना चाहिए, नेट वर्थ जो है, आई एम सॉरी, नेट वर्थ जो है वो 10,000 करोड़ होना चाहिए, टर्नओवर 20,000 करोड़ होना चाहिए। आपको क्राइटेरिया याद नहीं रखना, बस आपको सीक्वेंस याद रखना है, मिनी रत्न, देन नवरत्न एंड देन महारत्न, ठीक है। इसको यांत्रा को कौन सा मिला है, मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस मिला है, ठीक है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 2021, नागपुर महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है यांत्रा का, और इसके एमडी है गुरुदत्त रे, नॉट इम्पॉर्टेंट। नवरत्न का कंपनीज कितनी है, टोटल 26 है, जिसमें नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है वो लेटेस्ट है, नवरत्न की कैटेगरी में 26 है, ठीक है। देन मिनी रत्न कंपनी में 14 है, जिसमें हमारी जो है HL बेंगलुरु इज वन ऑफ द पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको मुझे बताना है कि महारत्न कंपनीज कितनी है जो कि महारत्न कैटेगरी में आती है। दिस इज योर होमवर्क। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दिस इज अबाउट द PM सेतु स्कीम विच वॉज इन द न्यूज, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, बट आई थॉट ऑफ जस्ट आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि PM सेतु की फुल फॉर्म क्या है, स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आपको स्किल करना है, पहले आपको स्किल्ड करना है, देन इस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्म करना है कि आपको जॉब मिल सके, एम्प्लॉयबिलिटी मिल सके, राइट। तो इसमें बेसिकली हम बात करें ITIs की, ठीक है। एक IITs होते हैं, एक ITIs होते हैं, जहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है। अगर आपने शहरों में भी होते हैं, आपने सुना होगा ITI के बारे में। तो जैसे आपको पता ही है, ITI मीन्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जैसे शॉर्ट टर्म इन द सेंस ऑफ 6 महीने से लेकर 2 साल तक के कोर्सेज होते हैं, जिसको करने के बाद दे विल मेक श्योर कि आपको जॉब मिल जाए, या फिर आप इस तरीके से ट्रेन हो जाएं कि आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाए, राइट। सो अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है अंडर दिस स्कीम, दैट इज प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वो चाहते हैं कि आईटीआईज को हम और क्या करें, अपग्रेड करें। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्पॉन्सर्ड अगेन मीन्स सेंटर और स्टेट का क्या होगा, शेयर होगा, ठीक है। ये लॉन्च हुई थी 4 अक्टूबर 2025 में। इसका मेन एम क्या है, 1000 गवर्नमेंट आईटीआईज को हमें अपग्रेड करना है, राइट, जिसमें से 200 हब बनाए जाएंगे, उसके अंडर जो होंगे फर्दर स्पोक आईटीआई होंगी। इट्स सिंपली लाइक जैसे आपने सुना होगा ना, टीचर मेंटर होता है या मेंटर मेंटी होता है, ठीक है, कि एक कोई मेंटर होता है वो बाकी सबको क्या करता है, गाइड करता है। तो इस तरीके से 200 हब आईटीआईज बनाई जाएंगी, फिर वो फर्दर आगे ट्रेन करेंगे 800 आईटीआईज को, यानी कि एक के नीचे 4 आईटीआईज होंगी जिनको क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन सेंटर्स, प्लेसमेंट सर्विसेज, डिजिटल लर्निंग सिस्टम, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी ताकि उनको हम एडवांस कर सकें, ठीक है, आज के हिसाब से अप टू डेट कर सकें। तो इस फर्स्ट फेज न्यूज़ ये थी कि जो फर्स्ट फेज है उसमें वो पटना और डिब्रूगढ़ जो है उसकी आईटीआईज को अपग्रेड करेंगे, जिसमें 155 आईटीआई हब और स्पोक्स को जो है वो अपग्रेड किया जाएगा। दैट्स व्हाट इज इन द न्यूज़, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस। although it is not related to economics, but since एक स्कीम है तो स्कीम पूछी जा सकती है, तो दैट्स वाई मैंने ये यहाँ पर मेंशन कर दी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, न्यू इंश्योरेंस एक्ट अलाउइंग 100% एफडीआई कम इनटू फोर्स, ठीक है। इरडाई जो है हमारा, दैट इज, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारी मेन या एपेक्स बॉडी है फॉर इंश्योरेंस रेगुलेशन, जो कि 1999 में एस्टेब्लिश हुई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमेटी, ठीक है, और एक्ट भी 1999 का ही है। इट इज़ अ स्टैचुटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हेडक्वार्टर एट हैदराबाद तेलंगाना। ये इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था टिल 2001, उसके बाद जो है ये मूव होकर हैदराबाद तेलंगाना में शिफ्ट कर दिया गया। देन इट वाज ऑपरेशनल सिंस 19 अप्रैल 2000 एंड इसका टैगलाइन है प्रमोटिंग इंश्योरेंस एंड प्रोटेक्टिंग इंश्योर्ड, राइट। इसके हेड हैं अजय सेठ, ठीक है। तो दीज आर द स्टैटिक फैक्ट्स। तो बेसिकली ये एक ऐसी एपेक्स बॉडी है जो कि इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर एक 10 मेंबर बॉडी है, एक चेयरपर्सन होंगे, 5 होल टाइम मेंबर्स होंगे और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, ठीक है। जो होल टाइम मेंबर्स होगा उनका टेन्योर 5 ईयर्स या 62 ईयर्स ऑफ एज, 4 टाइम मेंबर्स का नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स होगा। नाउ न्यूज़ इज कि न्यू इंश्योरेंस एक्ट आया है जिसमें कि बोला गया है कि एफडीआई जो है वो उसको बढ़ा दिया जाएगा, उस लिमिट को 74 से 100% कर दिया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 5 फरवरी 2026। सेकेंडली, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो एरडाई है उसका एक एम है, दैट इज इंश्योरेंस फॉर होल, यानी इंश्योरेंस हर घर तक पहुंचे, इंश्योरेंस हर एक बंदा ले, उस चीज़ की एक लिमिट रखी है उन्होंने टिल 2047। तो टारगेट्स पूछ लिए जाते हैं। इसके लिए जो एफडीआई इन्होंने अलाउ किया उसके लिए इन्होंने इंश्योरेंस एक्ट 1938, एलआईसी एक्ट 1956, इरडा एक्ट 1999 को अमेंड किया है। उसके बाद ये सारे चेंजेस हम उसमें कर पाए, ठीक है। Second news that is related to insurance, that is Alwar in Rajasthan becomes the first district with 100% insurance coverage, यानी हर घर में हर इंसान के पास क्या है, इंश्योरेंस है, ठीक है। वही जो मैं बता रही थी, इंश्योरेंस फॉर ऑल का जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ है और हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट न्यूज़ इज गवर्नमेंट सैट अपग्रेडेड इंडियाज कैलेंडर ईयर 2026 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.9%। जीडीपी ग्रोथ के जितना भी डाटाज हैं वो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, किसी भी एक्सेप्ट आरबीआई और एनएसओ। अगर ये डाटा कुछ दे रहे हैं इसके अलावा कोई और डाटा नहीं पूछा जाता है। बट आपको ये पता होना चाहिए गोल्डमैन सैक्स जो है वो कहाँ की है, इट वाज फॉर्म्ड इन 1869, न्यू हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि हम इन्होंने बताया कि कैलेंडर ईयर यानी 2026 में जनवरी टू दिसंबर में हमारा जो ग्रोथ फोरकास्ट रहेगा उन्होंने किया 6.7 से बढ़ाकर 6.9 कर दिया है। कहा है कि ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया और यूएसए की जो ट्रेड डील हुई है जिसमें उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ कम किया, भी मैंने आपको बताया, उसके बाद से हम कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ इज
collateral free loan limit for micro small units get double to 20 lakh. ठीक है, अर्लियर कोलेटरल फ्री लोन्स क्या होते हैं जिसमें आपको कुछ गिरवी नहीं रखना होता है. ठीक है, इस लिमिट को बढ़ाकर, यानी कि पहले 10 लाख का लोन मिलता था, नाउ इट हैज इंक्रीज टू 20 लाख विद इफेक्ट फ्रॉम. ऐसे जो भी लोग हैं जिन्होंने अपना लोन या तो 1 अप्रैल 2026 के बाद लिया है या उन्होंने कुछ रिन्यू किया है, तो उसके बाद वालों को ही ये एनहांस लिमिट का फायदा मिलेगा, अदरवाइज नॉट. ठीक है, तो कोलेटरल फ्री लोन से मुझे याद आ गई मुद्रा स्कीम. सो मैंने अभी इसमें फैक्ट्स नहीं लिखे हैं, आप मुद्रा स्कीम बताएंगे कब आई, कैसी स्कीम है, क्या क्या फंडिंग स्ट्रक्चर है. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कौन इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, कौन कौन सी आती है, शिशु किशोर तरुण या है, उसमें क्या लिमिट्स हैं. ठीक है, तो ये सब आप लिखेंगे. तरुण प्लस एक नई आई थी तो वो क्या है. ठीक है, तो उसमें कितना लाख लोन के बारे में बात की है, तो ये सब आप मेरे को मुद्रा स्कीम के बारे में नीचे होमवर्क में लिख के बताएंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज यूपीआई लाइव इन 8 कंट्रीज, दैट इज यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस, कतर. ठीक है, इन 8 कंट्रीज में हमारा यूपीआई लाइव है. ये आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज है. इससे क्या होता है, रेमिटेंसेस को बढ़ावा मिलता है, यानी जो हमारे लोग यहाँ से बाहर काम कर रहे हैं वो हमको पैसा भेज सकते हैं, हमको पैसा भेजते हैं. ठीक है, थ्रू यूपीआई, और इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो ऑब्वियसली बढ़ रहा है. ठीक है, ओके. is that India joins BRICS Center for Industrial Competence to support manufacturing and MSMEs. That is, जो BRICS है उन्होंने एक जो ब्रिक्स नेशंस है बेसिकली उन्होंने एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म जो है उसको ज्वाइन किया है, दैट इज फॉर इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन. राइट, इंडस्ट्री के मॉडर्नाइजेशन के लिए है. अब ये क्यों किया गया है, ताकि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकें जहां पर सारी ही मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बात की जाएगी. राइट, अब इसको बनाया गया है in partnership with, it is announced by Department of Promotion and Industrial Trade, DPIIT, and it is launched in collaboration with UNIDO, that is United Nations Industrial Development Organization. So main aim मैंने आपको बता दिया इसका क्या है, तो हमारे इंडस्ट्रियल और एमएसएमईज हैं उनको सपोर्ट करना और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना. दैट इज सिंपल द फैक्ट. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द इम्पॉर्टेंट न्यूज ऑफ दिस वीक इज दैट आरबीआई कीप्स द पॉलिसी रेट इंटैक्ट, यानी कि जो हमारे कीप रेट्स थे, पॉलिसी रेट्स थे, उनको एज इट इज रखा है. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो पॉलिसी रेपो रेट है दैट इज 5.25, यानी रेपो रेट 5.25 है, उससे 25 बेसिस पॉइंट्स कम होता है हमारा एसडीएफ. ठीक है, और 5%, एंड देन उसके बाद होता है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो कि है 5.50, या फिर बैंक रेट भी हम जो है दोनों ही हमारी सेम होती है. तो 0.25 जो है बेसिस पॉइंट्स जो है कम हो गया हमारा एसडीएफ, और 0.25 बढ़ाकर हो गया एमएसएफ और बैंक रेट. ठीक है, देन फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट इट इज 3.35. अब ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाता, क्योंकि हम उसकी जगह किसको यूज करते हैं, एसडीएफ को यूज करते हैं. ठीक है, इस बार जो स्टैंस रखा है वो न्यूट्रल स्टैंस रखा है. जीडीपी हमारे 7.4% है, इन्फ्लेशन 2.1% का प्रोडिक्शन है. नाउ व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? एज यू ऑल नो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक बनाई गई है. पहले क्या होता था, इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में कैसी रहेगी उसको डिसाइड करते थे आरबीआई के गवर्नर. देन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी, एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया. इट इज अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल जिसमें 3 आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं, और जो डिसाइड करते हैं कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होनी चाहिए. राइट, नाउ दिस इज 26th जो हमारे आरबीआई गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी हैं, वो प्लस उनके 2 और मेंबर्स. पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कौन कौन से मेंबर्स हैं हमारे. I'm so sorry, please ignore this. It is संजय, हमारे जो हैं संजय मल्होत्रा, पूनम गुप्ता एंड इंद्रनील भट्टाचार्य. And from Government of India we have Dr. नागेश कुमार who is from ISID, लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ISID. राम सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड सुगाता भट्टाचार्य हु इज इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट. राइट, तो ये लोग हैं, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं इनका टेन्योर कितना है, 4 years का है. प्लीज करेक्ट इट, ये स्लाइड में अपडेट नहीं हुआ. इट्स संजय मल्होत्रा. राइट, देन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है अपने जो मिनट्स होते हैं, यानी कि जो भी बातें कही गई हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, उसको फोर्टनाइटली यानी 15 डेज के बाद, मोर प्रिसाइसली 14 डेज के बाद उसको वो पब्लिश करता है.
अब ये पावर जो है किसने दी है, अंडर द सेक्शन 45ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 ये बोला गया है कि ऐसी ऐसी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होनी चाहिए जिसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, सब कुछ जो हमारा इन्फ्लेशन है फॉर द नेक्स्ट मंथ हम डिसाइड करेंगे क्या होना चाहिए की पॉलिसी रेट, राइट। नाउ 1% 1% इक्वल्स टू 100 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। तो हम बार बार बेसिस पॉइंट्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अभी आपने पढ़ा न्यूट्रल स्टैंड है, तो यहाँ कुछ स्टैंड होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की कि हम कैसा स्टैंड लेने वाले हैं। आर वी गोइंग टू कट द रेट्स, इंक्रीज द रेट और कीप द रेट सेम, ठीक है। अब जैसे हमने रेट सेम रखा है तो हम न्यूट्रल स्टैंड पे थे, अगर हमें कम करना है तो हम कौन से स्टैंड है उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। दैट इज हॉकिश स्टैंड। हॉकिश स्टैंड का क्या मतलब है कि हम जो है मनी सप्लाई को कम करना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी बोरोइंग को कॉस्टलियर कर देते हैं। यानी कि सिंपल मतलब है कि हम एग्रेसिव रखते हैं टारगेट्स को। इन सिंपल वर्ड्स हम अपने जो की पॉलिसी रेट्स हैं उनको बढ़ा देते हैं, ठीक है। हॉकिश, ठीक है, शार्प नजर रखना, ठीक है, दैट इज, तो उसको जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बढ़ रहा होता है तो हम अपने पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज कर देते हैं। डॉविश स्टैंस मतलब इसमें क्या होता है, हमारे इंटरेस्ट रेट कम ही रहते हैं या हमें कम अगर रिड्यूस भी करना है या वो भी करना है तो बहुत ज्यादा चेंज हम नहीं करते हैं, ठीक है। डव किससे होता है, काम और पीस। डव एक बर्ड देखा होगा आपने, डव के शैम्पू उस पर भी आता है, साबुन वगैरह पर भी। डव रिप्रेजेंट्स द कामनेस एंड द पीस। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को लो रखते हैं और बहुत कम रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दैट वी हैव न्यूट्रल स्टैंस, इसमें ना ही हम बढ़ाते हैं इंटरेस्ट रेट को ना ही हम घटाते हैं, ठीक है, फिक्स रखते हैं। नेक्स्ट इज एकोमोडेटिव स्टैंस, यानी कि हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इजी रख रहे हैं, यानी कि हम अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कट करते हैं। ये हमने कब किया था, जैसे कोविड-19 का टाइम आया था, कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है तब हम ऐसा करते हैं, एकोमोडेटिव स्टैंस। नेक्स्ट इज कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, यानी कि आरबीआई इसमें रेट तो कट नहीं करता है, यानी कि जो पॉलिसी रेट्स है उनमें कोई चेंज नहीं लाता, बट वो उनको इंक्रीज कर देता है अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, ठीक है। अगर शो होते हैं, साइंस दिखते हैं तो इमीडिएटली एकदम से हाइक नहीं करते हैं, ठीक है, इससे स्टेबिलिटी आती है। तो कैलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है, मेजर्ड अप्रोच, या फिर हम रेडी हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़ जो हमने पढ़नी थी इस वीक में। आई होप आपको सारी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।